जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेक करियर विथ विवेक यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं। चलिए उसी कड़ी में आज हम लोग झारखंड का पूर्व मध्यकाल में झारखंड का क्या स्थिति है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछला क्लास में हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में कंप्लीट कर दिए थे। आज से उससे हम लोग आगे चलते हैं। पूर्व मध्यकाल में झारखंड का क्या स्थिति था, तो पहले आइए देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल किसको कहा गया है। पूर्व मध्यकाल क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि हर्षवर्धन का मृत्यु, हर्षवर्धन जो है शासक रहत हुआ था 647 ईस्वी में, उसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है पूर्व मध्य काल में झारखंड का क्या स्थिति है इसके बारे में पढ़ना है। आइए पहले हम लोग जानते हैं कि पूर्व मध्यकाल किसे कहा जाता है। तो पूर्व मध्यकाल का जो समय है वह है 647 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक। ठीक है, 647 ईस्वी में क्या हुआ था, हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन हर्षवर्धन का मृत्यु हो चुका था। और 1206 ईस्वी में क्या हुआ है, यहाँ से गुलाम वंश का शासन शुरू होता है भारत में। किसका शासन शुरू होता है, गुलाम वंश का। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद तथा गुलाम वंश का शासन शुरू होने से पहले का जो काल है, इस बीच के काल को हम लोग पूर्व मध्यकाल कहते हैं। यानी कि 647 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक के बीच का जो भी इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, उस इतिहास को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ठीक है, इस काल में झारखंड के एग्जाम में झारखंड जीके से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है, आइए उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इस काल में यहाँ साइड में लिख देते हैं कब से कब तक के बारे में पढ़ेंगे, 647 से लेकर 1206 ईस्वी तक। ठीक है, इस काल में पूर्व मध्य काल, इस काल में जितना भी संस्कृत साहित्य का रचना हुआ है, इस काल में जितना भी संस्कृत साहित्य का रचना हुआ है, उस संस्कृत साहित्य में झारखंड क्षेत्र को कलिंग देश कहकर संबोधित किया गया है। आप पहला पॉइंट लिख लीजिए कि पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य, इस समय का जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश, ठीक है, झारखंड को कलिंद देश कहकर संबोधित किया गया है। पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश से संबोधित किया गया है। पूर्व मध्यकाल को एक और काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को राजपूत काल भी कहा जाता है। आप लिख लीजिएगा, अगर पूर्व मध्यकाल ना पूछे एग्जाम से तो राजपूत काल पूछेगा कि राजपूत काल में झारखंड को क्या कहा गया संस्कृत साहित्य में, तो कलिंद देश कहा गया है। इस समय में झारखंड में कुछ ऐतिहासिक बहुत बड़ा घटना नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस समय में झारखंड में कुछ मंदिर का निर्माण हुआ है। पूर्व मध्यकाल में झारखंड में कुछ प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण हुआ है। आइए उस मंदिर के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। पहला आपका इसमें आ जाएगा, इसका हम लोग पहले भी अध्ययन किए हुए हैं। क्या नाम था, महामाया मंदिर। इसी समय बना हुआ है महामाया मंदिर। पीछे क्लास में इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हुए थे, लेकिन फिर से देख लेते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। तो महामाया मंदिर जो कहाँ है, गुमला में है। गुमला में एक गांव है हाप्पा मुनि। तो गुमला जिला के हाप्पा मुनि गांव में मंदिर है महामाया मंदिर। इस मंदिर का जो निर्माण है पूर्व मध्यकाल में किया गया है, लगभग 908 ईस्वी में। नागवंशी शासक थे गजघंट राय, गजघंट राय। गजघंट राय के द्वारा 908 ईस्वी में महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया है। महामाया मंदिर का निर्माण कब कराया गया है, 908 ईस्वी में नागवंशी शासक गजघंट राय के द्वारा कराया गया था। कहाँ पे, तो गुमला जिला के हापामुनी गांव में कराया गया था। दूसरा इंपोर्टेंट देखिए इसमें, इस काल में क्या हुआ है, टांगीनाथ मंदिर। टांगीनाथ मंदिर ये भी कहाँ है आपका, गुमला जिला में। टांगीनाथ मंदिर कहाँ पे है,
तो गुमला जिला में अवस्थित है। टांगीनाथ मंदिर का भी निर्माण जो है आपका पूर्व मध्यकाल में हुआ था। और एक और इम्पोर्टेंट मंदिर है छिन्नमस्तिका। छिन्नमस्तिका मंदिर, ये कहाँ पे अवस्थित है? तो रामगढ़ के रजरप्पा में। रजरप्पा, रजरप्पा रामगढ़, ठीक है। तो झारखंड में ये जो 3 मंदिर है मुख्य रूप से यह पूर्व मध्यकाल में बना हुआ है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मंदिर है जो पूर्व मध्यकाल में बना हुआ है या पूर्व मध्यकाल का मंदिर नहीं है। तो आप 3 मंदिर को याद रखिएगा। ये 3 मंदिर का निर्माण कब हुआ? पूर्व मध्यकाल में, यानी कि 647 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी के बीच में हुआ है। कौन कौन सा मंदिर? एक टांगीनाथ मंदिर, एक छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा रामगढ़ में है, तथा एक महामाया मंदिर जो गुमला हापानी में। जब हम लोग झारखंड का संस्कृति और सभ्यता पढ़ेंगे उसमें मंदिर चैप्टर पढ़ेंगे तो हाँ हम लोग मंदिर का विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पूर्व मध्यकाल का अध्ययन कर रहे हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है, ये 3 मंदिर के बारे में जानना है। आप इसको लिख लीजिए। पूर्व मध्यकाल के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए, इसी समय इटखोरी, चतरा जिला में एक इटखोरी जगह है, वहां फेमस एक मंदिर है आपका भद्रकाली मंदिर। तो इटखोरी में, ठीक है, इटखोरी कहाँ है? चतरा जिला में। चतरा जिला में इटखोरी जगह है। तो इस इटखोरी जगह में क्या है कि एक महेंद्र पाल वंश का शासक था। महेंद्र पाल, बंगाल में पाल वंश था, एक शासन करता था पाल वंश, उसका एक शासक था महेंद्र पाल, ठीक है। तो महेंद्र पाल का जो शिलालेख है, महेंद्र पाल का शिलालेख, महेंद्र पाल का शिलालेख जो है आपको चतरा के इटखोरी में मिला हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि महेंद्र पाल का शिलालेख किस जगह से मिला हुआ है? तो इटखोरी में। या इटखोरी में जो शिलालेख है ये किसका है? महेंद्र पाल का। महेंद्र पाल किस वंश का शासक था? तो नाम में ही लिखा है, आपको नाम से समझ सकते हैं। पाल है तो पाल वंश का शासक था, बंगाल के पाल वंश का शासक महेंद्र पाल। ऐसा माना जाता है कि भद्रकाली मंदिर, चतरा के इटखोरी में जो बहुत फेमस एक भद्रकाली मंदिर है, भद्र काली मंदिर, ऐसा माना जाता है कि भद्रकाली मंदिर का जो निर्माण है संभवतः यही पूर्व मध्यकाल में ही हुआ है। भद्रकाली मंदिर का निर्माण संभवतः इसी काल में हुआ है। आप इसको लिख लीजिएगा। भद्रकाली मंदिर से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज हम लोग को पूर्व मध्यकाल में जो पढ़ना है, देख लीजिए। 13वीं सदी, पहले सदी समझ लीजिए। 10वीं सदी, 11वीं सदी, 20वीं सदी पढ़ते होंगे, क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा इसको डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि जो भी ईस्वी चलता है उसका जस्ट अगला को सदी बोला जाता है। जैसे समझ लीजिए कि अगर 1100 से लेकर 1200 ईस्वी चल रहा है, ठीक है, इसका 1100 से 1200 के बीच को क्या बोलेंगे हम लोग? 12वीं सदी। जो ईस्वी चलता है उसका अगला सदी को बोला जाता है। जैसे हम लोग का अभी क्या चल रहा है? 2025, तो अभी कौन सा सदी चल रहा है? बोलेंगे हम लोग 21वीं सदी, ठीक है। 1900 ईस्वी रहेगा, कुछ 1900 ईस्वी आगे कहीं भी जाइएगा 2000 तक, इसको क्या बोला जाता है? 20वीं सदी। मतलब जो भी ईस्वी चल रहा है, जो भी ईस्वी चल रहा है उसका अगला जो 100 होगा, अगला जो 100 होगा उस सदी को कहा जाता है 1875। इसका अगला 100 कौन सा होगा? 19, तो हम लोग बोलेंगे 19वीं सदी। लीजिए 1620, इसका अगला 100 क्या होगा? 1600 का अगला 100 1700, 17वीं सदी। इस प्रकार से सदी बोला जाता है। तो जैसे 1200 ईस्वी है तो 1200 ईस्वी को कौन सा ईस्वी बोला? 1206 ईस्वी। हम लोग पूर्व मध्यकाल को पढ़ रहे हैं, 647 से 1206 ईस्वी। तो 1206 ईस्वी को कौन सा ईस्वी सदी कहा जाएगा? 13वीं सदी कहा जाएगा, ठीक है। इस टर्म को समझ लीजिए। इतिहास में बार बार सदी सदी आते रहेगा। अभी 2025 है तो 2025 का अगला 100 कौन सा होता है? 2100 होता है, इसीलिए इसको 21वीं सदी कहा जा रहा है।
तो भद्रकाली मंदिर के बारे में देख लिए। आइए अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। पूर्व मध्यकाल में 13वीं सदी, 13वीं सदी में क्या हुआ था कि उड़ीसा के राजा थे नरसिंह देव द्वितीय। उड़ीसा का एक राजा थे, उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय। आप लिखिएगा कि 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय ने खुद को झारखंड का राजा घोषित कर लिया था। खुद को झारखंड का राजा घोषित कर लिया था। ठीक है। अब यही नरसिंह देव द्वितीय जो है, एक इनका ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है। इन्हीं नरसिंह देव द्वितीय का ताम्रपत्र अभिलेख। अब लिखिएगा अगला पॉइंट। पहला क्या हुआ कि 13वीं सदी में उड़ीसा के जो राजा है नरसिंह देव द्वितीय ने झारखंड का शासक घोषित कर लिया था खुद को। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ सभी आते रहता है कि उड़ीसा के किस राजा ने झारखंड को खुद झारखंड का शासक घोषित कर लिया था 13वीं सदी में। तो नरसिंह देव द्वितीय, आप इनका नाम याद रखिएगा, नरसिंह देव द्वितीय। ठीक है। और क्या किया नरसिंह देव द्वितीय, इन्होंने ताम्रपत्र, मतलब कि तांबा का बड़ा सा प्लेट है, ताम्रपत्र हो गया, उसमें कुछ लिखवाया है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ताम्रपत्र अभिलेख। तो इन्हीं का लिखा हुआ 13वीं सदी का ताम्रपत्र अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है। राजा द्वारा उस समय तो कागज का प्रचलन नहीं था, तो तांबा पे, पत्थर पे, लोहा पे, इसी चीज पे कुछ ना कुछ इन लोग लिखवाते थे अपना। तो ताम्रपत्र अभिलेख इनका 13वीं सदी का ताम्रपत्र अभिलेख जो है, जो नरसिंह देव द्वितीय लिखवाए थे, इसमें पहला बार झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। झारखंड शब्द का उल्लेख। ठीक है। अभी तक झारखंड के बारे में जितना हम लोग पीछे से पढ़ रहे हैं, कहीं भी झारखंड के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे कि हम लोग देखिए, अभी पहले बताया था कि पूर्व मध्य काल में जो संस्कृत साहित्य है, वहां पे झारखंड क्या बोला जा रहा है, कलिंग देश बोला जा रहा है। मुगल लोग झारखंड को क्या बोल रहा है, खुखरा बोल रहा है। ऐसे ही अशोक के काल में झारखंड क्या बोला जाता था, आटविक प्रदेश बोला जाता था। लेकिन इस झारखंड को पहला बार झारखंड कब बोला गया, पहला बार झारखंड का अवशेष कब मिला, किस क्षेत्र को झारखंड कब बोला गया पहला बार। तो ताम्रपत्र अभिलेख 13वीं सदी में उड़ीसा का राजा नरसिंह देव द्वारा एक ताम्रपत्र अभिलेख लिखवाया गया था। इसी अभिलेख में झारखंड के जो इस क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है, बार बार रिपीट करता रहता है कि पहला बार झारखंड शब्द का जो उल्लेख है कहाँ पे किया गया था। तो 13वीं सदी का ताम्रपत्र अभिलेख में, 13वीं सदी का ताम्रपत्र अभिलेख में आपका झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया था। या ताम्रपत्र अभिलेख किसका था, तो उड़ीसा का राजा नरसिंह देव द्वितीय का। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग का जो पूर्व मध्यकाल था, इतना ही पॉइंट था इंपोर्टेंट, जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट था। आइए इससे आगे पढ़ेंगे। 647 से 1206 ईस्वी तक का इंपोर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लिए। अब उसका आगे, अब मध्यकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पूर्व मध्यकाल हो गया, अब हम लोग अध्ययन करेंगे मध्यकाल। मध्यकाल, मध्यकाल में झारखंड की क्या स्थिति है, तो मध्यकाल कब से चलेगा, 1206 ईस्वी से लेकर कब तक चलेगा आपका, जब तक मुगल काल नहीं आता है, यानी कि जब तक मुगल का शासन झारखंड भारत में नहीं होता है। तो मुगल कब आया था भारत में, 1526 ईस्वी में। तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी को मध्यकाल या सल्तनत काल भी कहा जाता है। ठीक है। इस समय क्या क्या हुआ था झारखंड में, जो एग्जाम के लिए हम लोग को इम्पोर्टेंट है, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जो काल है, इसको सल्तनत काल भी कहा जाता है, लिख लीजिए, सल्तनत, सल्तनत काल। ठीक है। तो सल्तनत काल में भारत में जो है आपका जो है कुछ कुछ वंश जो शासन किया, उसके बारे में पहले जान लीजिए थोड़ा। गुलाम वंश शुरू कहाँ से हुआ, गुलाम वंश। गुलाम के पास कौन सा वंश आता है, खिलजी वंश आता है। इसके बाद
तुगलक सैयद और लास्ट में आता है लोदी। ठीक है, तो भारत में जो है शासन कौन कर रहा है? आपका गुलाम वंश कर रहा है, खिलजी वंश कर रहा है, तुगलक सैयद और लोदी। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इन्हीं लोग का शासन भारत में चलता है। जब भारत में शासन चलेगा तो उसका इफेक्ट झारखंड में भी इन लोगों का कुछ कुछ देखने को मिलेगा, तो वही सब हम लोग को पढ़ना है। मेनली क्या होता है कि जितना भी इन लोग सल्तनत काल का शासक लोग था, अलग अलग वंश का, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इन लोग जो है दिल्ली में, इन लोग का राजधानी कहाँ था? दिल्ली। अब दिल्ली से इन लोग आक्रमण करेगा बंगाल में, इन लोग आक्रमण करेगा उड़ीसा में। ठीक है, अब दिल्ली से बंगाल या उड़ीसा जाना है तो कैसे जाएगा? झारखंड से होकर जाएगा। तो दिल्ली से इन लोग को बंगाल या उड़ीसा में जाने के क्रम में, आक्रमण करने, युद्ध करने, किसी भी रीजन से जाने के समय बीच में क्या पड़ेगा? झारखंड पड़ जाएगा। ठीक है, तो जब दिल्ली से इन लोग इस तरफ जा रहा है तो झारखंड का क्षेत्र बीच में पड़ रहा है, बिना झारखंड हुए तो जा नहीं सकता है। दिल्ली से अगर आपको बंगाल उड़ीसा जाना है तो झारखंड बीच में पड़ेगा, आप मैप में देख सकते हैं। तो इसी क्रम में झारखंड में जो भी इन लोग के द्वारा किया जाता है, इसी चीज को हम लोग को पढ़ना है। अब बार बार देखिएगा कि इन लोग बंगाल जाने के क्रम में या उड़ीसा जाने के क्रम में ही कुछ गतिविधि जो है झारखंड के क्षेत्र में किया है, उसी का अध्ययन हम लोग करेंगे जो एग्जाम में आता है। ठीक है, सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में देख लेते हैं। पहला शासन किसका था? गुलाम वंश का। तो गुलाम वंश के समय झारखंड में कोई भी गतिविधि देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, गुलाम वंश के समय झारखंड में कोई भी गतिविधि देखने को नहीं मिलता है, आपको खिलजी वंश के समय से मिलेगा। तो गुलाम को साइड करते हैं हम लोग, पहले खिलजी लिख लेते हैं। खिलजी वंश, खिलजी वंश का एक शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जब अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका एक सेनापति है, दिल्ली वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, इसका सेनापति है छज्जू मलिक। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था छज्जू मलिक। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा बढ़िया से। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति छज्जू मलिक ये आता है और झारखंड में नागवंशी शासक के ऊपर आक्रमण करता है। ठीक है, किसके ऊपर आक्रमण करता है? नागवंशी शासक के ऊपर। और जो छज्जू मलिक है यह नागवंश को कर देने के लिए मजबूर कर देता है, नागवंश को कर देने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया है और आते रहता है कि अलाउद्दीन खिलजी का किस सेनापति ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए मजबूर किया था? तो कौन था? छज्जू मलिक था। यह पूछ सकता है कि आपका मध्यकाल में या सल्तनत काल में किस शासक के द्वारा या किस शासक के सेनापति के द्वारा नागवंश को कर देने के लिए पहला बार मजबूर किया? तो कौन था? खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति छज्जू मलिक। ठीक है, इसके बाद यही अलाउद्दीन खिलजी एक और सेनापति है, एक सेनापति हो गया आपका छज्जू मलिक, इसका एक और सेनापति है जिसका नाम है मलिक कफूर। मलिक कफूर, अगर आप लोग भारत का इतिहास पढ़े होंगे तो वहां से ये सब नाम देखने को मिला होगा, और नहीं भी पढ़े हैं तो बस इस कॉन्टेक्स्ट में इतना आप लोग यहीं से देख लीजिए, काफी है। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक और सेनापति है मलिक कफूर। ये क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है मलिक कफूर को दक्षिण भारत में का विजय करने के लिए भेजता है। जब मलिक कफूर को दक्षिण भारत के विजय के लिए भेजता है तो दक्षिण भारत जो है झारखंड के रास्ते से ही जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कफूर जो है दक्षिण भारत के अभियान जो है अभियान झारखंड के रास्ते से होकर गया था। ठीक है, अभियान के समय झारखंड के रास्ते से होकर गया था। ठीक है, आप लिख लीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कफूर जो है यह दक्षिण भारत के अभियान पे जा रहा था। तो किस रास्ते का प्रयोग किया था? झारखंड से होकर यह
गया हुआ था। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो खिलजी वंश के बारे में 2 पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट था झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग इसको देख लिए हैं। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आपको जितना भी सल्तनत काल इस सब में जो मिलेगा झारखंड का कॉन्टेक्स्ट, सब इतना ही मिलेगा जो शासक जो है दिल्ली में इन लोग का राजधानी है, वहां से इन लोग बंगाल जा रहा है, उड़ीसा जा रहा है, दक्षिण भारत जा रहा है, तो जाने के क्रम में झारखंड में भी कुछ कुछ हलचल इन लोग कर दे रहा है, उसी के बारे में पढ़ना है। स्पेशली झारखंड को लेकर कोई अभियान इन लोग का नहीं है, तो इतिहास हम लोग को इसीलिए बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आता है। अगला ये खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश है? तुगलक वंश। तुगलक वंश में एक शासक हुआ था आपका बहुत महत्वपूर्ण फेमस शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। तुगलक वंश का एक शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसका समय में झारखंड में क्या इफेक्ट आया हम लोग देख लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक सेनापति था मालिक बाया। मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था जिसका नाम था मलिक बाया। मलिक बाया। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बाया जो है हजारीबाग में, कहाँ पे जाकर हजारीबाग में ये लोग आक्रमण करता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति कौन है? मलिक बाया जो है यह हजारीबाग के, हजारीबाग में एक जगह चाई चंपा, तो हजारीबाग के चाई चंपा पे आक्रमण करता है। ठीक है। कौन करता है? मालिक बाया हजारीबाग के चाई चंपा पे आक्रमण करता है, इसको जीत लेता है। तो चाई चंपा को जीत कर, ठीक है, चाई चंपा पे आक्रमण किया, उसको जीत लिया। जीतने के बाद क्या है? फतेह खान दौला किसको दे देता है? जीतता है फतेह खान, फतेह खान दौला को दे देता है। ठीक है। आप लिख लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक का जो सेनापति है मालिक बाया, वो हजारीबाग के चाई चंपा क्षेत्र को जीतता है और फतेह खान दौला जो यहाँ का शासक है उसको दे देता है। इसके बारे में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति का क्या नाम है? मालिक बाया नाम है। यह हजारीबाग के चाई चंपा क्षेत्र को जीतता है और जीतने के बाद किसको दे देता है? तो फतेह खान दौला को दे देता है। ठीक है। आइए एक और इम्पोर्टेंट है तुगलक वंश में शासक, उसको देख लेते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक को देख लिया हम लोग। इसके बाद एक और है फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद एक और शासक है तुगलक वंश का जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। इसके समय में झारखंड में क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो फिरोज शाह तुगलक जो है बंगाल विजय, इन लोग दिल्ली से कहाँ गया है? बंगाल विजय गया है। बंगाल में इन लोग आक्रमण किया है, तो ऐसे लिख लीजिए फिरोज शाह तुगलक जो है बंगाल विजय या बंगाल अभियान। दिल्ली से ये लोग बंगाल में अभियान किया है, तो बीच में पड़ गया कोडरमा। तो बंगाल अभियान के दौरान, बंगाल अभियान के दौरान इन लोग बंगाल से अभियान कर कर लौट रहा है। लौटते समय कोडरमा, और बंगाल से दिल्ली जाने के समय बीच में क्या पड़ जाएगा? कोडरमा। कोडरमा के एक जगह है कोडरमा जिला में सतगावा, सतगावा को जीत लेता है। फिरोज शाह तुगलक क्या है? दिल्ली से बंगाल गया अभियान करने पे, वहां से लौट रहा है वापस, लौटते समय कोडरमा के रास्ते से लौट रहा है, तो एक जगह है सतगावा, तो सतगावा को जीत लेता है। सतगावा को जीत कर क्या है कि आपका स्थानीय राजधानी बना देता है। तो सतगावा को जीत कर स्थानीय राजधानी बनाता है, बना या बनाया था। ठीक है। तुगलक वंश का शासक है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली से गया है बंगाल अभियान,
वहां से लौटने के दौरान कोडरमा में इन लोग कोडरमा के सतगावा पे युद्ध करता है, जीत जाता है। जीतने के बाद उसको अपना क्या बनाता है, स्थानीय राजधानी बना देता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किस क्षेत्र को जीता गया था, सतगावा को, या किस क्षेत्र को जीतकर राजधानी बनाया गया था स्थानीय, तो कोडरमा जिला के सतगावा जो जगह है उस जगह को। ठीक है, एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम लोग लिख लेते हैं मध्य सल्तनत काल में। इसके बाद आपका जो भी वंश है, सैयद वंश या लोधी वंश है, उसका कोई भी इफेक्ट जो है झारखंड के क्षेत्र में नहीं पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट इतना ही था एग्जाम के लिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है खान देश। खान देश, खान देश कहाँ है? खान देश महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या था? खान देश। तो खान देश का एक राजा था आदिल शाह द्वितीय, खान देश का शासक आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय, ठीक है। खान देश का कौन शासक है? आदिल शाह द्वितीय। यह क्या किया था कि झारखंड में एक सैन्य अभियान भेजा था। आदिल शाह द्वितीय जो है झारखंड में एक सैन्य अभियान भेजा था। आदिल शाह द्वितीय झारखंड में एक सैन्य अभियान भेजा था खान देश से, सैन्य अभियान भेजा था। ठीक है, इसीलिए आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। आदिल शाह द्वितीय को क्या बोला जाता है? झारखंडी सुल्तान बोला जाता है, झारखंडी सुल्तान। ठीक है, खान देश का जो राजा है, खान देश महाराष्ट्र में पड़ता है, आदिल शाह द्वितीय, यही सल्तनत काल के समय झारखंड में एक सैन्य अभियान भेजा था। इसी कारण से आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कुछ इंपोर्टेंट चीज था हम लोग पढ़ लिए सल्तनत काल या मध्यकाल के बारे में, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब आइए 1526 ईस्वी से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं चीज को। अब 1526 ईस्वी से जो चलेगा समय चलेगा उसको क्या, कौन सा समय बोला जाता है? मुगल काल। 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक के समय को मुगल शासक का देखा जाता है, मुगल काल कहा जाता है। तब हम लोग मुगल काल में झारखंड में क्या क्या उस समय घटना घटा हुआ है या जो भी इम्पोर्टेंट घटनाक्रम रहा है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। मुगल काल, मुगल काल कब से कब तक चलेगा? 1526 ईस्वी से लेकर 1857 तक मुगल काल है। इस समय में झारखंड का क्या स्थिति रहा है, झारखंड में क्या इफेक्ट पड़ा इस वंश का, उसके बारे में पढ़ना है। मुगल काल का शासक कौन कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब ये जो महत्वपूर्ण शासक था, यही छह था। इसी के साथ साथ हम लोग एक और शासक के बारे में पढ़ना है, शेर शाह। शेर शाह हुमायूं को हटा के या कुछ समय के लिए दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, शासक बन गया था। तो इसके बारे में भी हम लोग को झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में सभी शासक का क्या क्या इफेक्ट पड़ा है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग बाबर के बारे में जानते हैं। पहला हम लोग बाबर के बारे में देखेंगे। बाबर 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक इसका शासन था दिल्ली पर। तो बाबर के समय झारखंड में कोई प्रभाव नहीं, झारखंड में इसका कोई प्रभाव नहीं था, कोई प्रभाव नहीं। इस समय जो झारखंड का जो क्षेत्रीय शासक थे, नागवंशी शासक या पलामू का चेरो शासक, ये सब अपना स्वतंत्र रूप से शासन किए। तो बाबर के समय में झारखंड में जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट है हुमायूं। ठीक है,
हुमायूं के समय क्या है, जो शेर शाह है, शेर शाह, ये जो है बहुत परेशान किया है मुगल शासक को, बहुत परेशान, युद्ध के चौसा के युद्ध इत्यादि जो युद्ध है यही किया है। तो शेर शाह जो है मुगल शासक के खिलाफ जब युद्ध किया था, अभियान किया था, तो उसमें झारखंड का क्षेत्र का ही प्रयोग किया था। वो ये अभियान करने के बाद झारखंड के क्षेत्र में ही उसका जो सेना लोग था छुप जाता था। तो इसीलिए इन लोगों को बहुत समस्या होता था। हुमायूं जो है, ये शेर शाह आपका ये सब जो है आपका मुगल वाला है, लेकिन जो शेर शाह है किस वंश का है, ये अफगान शासक है। इन लोग कहाँ का था, शेर शाह लोग अफगान का था। तो इन लोग को हटाने के लिए हुमायूं जो है तो झारखंड के क्षेत्र में अभियान करता है। क्यों करता है, तो अफगानी लोग जो मुगल लोग को परेशान कर रहे थे, जिसका जो मेन लीडर था शेरशाह था, तो उससे लड़ने के लिए इन लोग क्या किया, हुमायूं जो है झारखंड में आपका जो है अभियान किया था। तो जो अफगान लोग हैं, आप ऐसे लिख लीजिए कि हुमायूं के समय झारखंड जो था, हुमायूं के समय झारखंड मुगल विरोधी हुमायूं के समय जो था झारखंड मुगल विरोधी अफगानों अफगानों का मेन लीडर कौन था, शेरशाह। तो अफगानों का जो था आश्रय बन गया था, मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय कौन बन गया था, झारखंड बन गया था। तो यह आश्रय बन गया था। तो इन्हीं मुगल विरोधी अफगानों के विरोध अभियान के समय हुमायूं जो है एक बार कहाँ पे आया था, तो भुरकुंडा अभियान करते करते भुरकुंडा भुरकुंडा कहाँ है, रामगढ़ में। तो रामगढ़ के भुरकुंडा में हुमायूं जो है मुगल विरोधी अफगानों का जो है उन लोग का मतलब उन लोग से युद्ध करते करते जो है यह भुरकुंडा, रामगढ़ में भुरकुंडा पड़ता है, यहाँ तक आ गया था। तो लिख दिए भुरकुंडा तक आया था। ठीक है, हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में इतना ही पॉइंट रखना है कि जो अफगान लोग मुगल का जो विरोध कर रहे थे, और इन लोग इलाका झारखंड के क्षेत्र में छुप जाता था, तो इन लोग से युद्ध करने के लिए, इन लोग को हटाने के लिए जो है हुमायूं एक बार भुरकुंडा रामगढ़ जिला में जो पड़ता है यहाँ तक आया हुआ था। हुमायूं के बारे में इतना ही जानना है। इसके बाद हम लोग शेरशाह के बारे में जान लेते हैं। शेरशाह के समय झारखंड का क्या स्थिति था, इसका क्या क्या प्रभाव, शेरशाह का प्रभाव झारखंड क्षेत्र में क्या क्या पड़ा था। तो जो शेरशाह जो है, यही पॉइंट को लिख लीजिए कि मुगल के विरोध अभियान जो है, अभियान झारखंड के क्षेत्र में रहकर ही शेरशाह करता था। तो जब झारखंड के क्षेत्र में था, तो यहाँ का स्थानीय राजा भी उससे प्रभावित हुए। अब शेरशाह जो है यहाँ का स्थानीय राजा के साथ क्या क्या उसका संबंध रहा है, आइए उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो शेरशाह जो है आपका कहाँ जा रहा है, बंगाल। हम लोग पहले ही देखे हैं, इन लोग जहां भी उड़ीसा बंगाल कहीं भी जाएगा तो किसका प्रयोग करेगा, झारखंड का प्रयोग करेगा। तो लिख लीजिए इसका पहला पॉइंट कि बंगाल जाने के क्रम में, बंगाल जाने के क्रम में तेलियागढ़, बंगाल जाने के क्रम में भैया बंगाल जाने के लिए, ऐसे लिखिए बंगाल जाने के लिए शेरशाह जो है बंगाल जाने के लिए तेलियागढ़, तेलियागढ़ कहाँ है, राजमहल पहाड़ी के बीच, राजमहल पहाड़ी के बीच। ठीक है, तो शेरशाह बंगाल जाने के लिए तेलियागढ़ मार्ग का उपयोग, तेलियागढ़ जो बंगाल पहाड़ी राजमहल पहाड़ी के बीच में है, तेलियागढ़ मार्ग का प्रयोग करता था, तेलियागढ़ मार्ग का प्रयोग करता था। शेरशाह सूरी जब इसको बंगाल जाना होता था, तो बंगाल जाने के लिए कौन सा मार्ग का प्रयोग करता था, तेलियागढ़ मार्ग का प्रयोग। तेलियागढ़ मार्ग कहाँ पे पड़ता है, तो राजमहल पहाड़ी के बीच में यह पड़ता है। और क्या जानना है इसके बारे में, तो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, उस पॉइंट को फिर से हम लोग देख लेते हैं कि शेरशाह का एक सेनापति था, शेरशाह का एक सेनापति था खवास खां। शेरशाह का सेनापति जिसका नाम था खवास खां। ठीक है,
यह क्या किया था? तो जो चेरो शासक था महारत चेरो, शेर शाह का सेनापति ख्वास खां जो है, ख्वास खां ने चेरो शासक, चेरो शासक कौन था? महारत चेरो, महारत चेरो। इसको हम लोग पिछला क्लास में भी जब हम लोग झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश पढ़ रहे हैं तो वहां भी इसको देखे हैं, तो इस पॉइंट को देख लीजिए फिर से शॉर्ट में। तो शेर शाह का सेनापति का क्या नाम है? ख्वास खां। क्या करता है कि चेरो का शासक उस समय कौन है? महारत चेरो। इसके साथ युद्ध करता है। युद्ध करने के बाद इसका जो उस समय का फेमस एक हाथी था, श्याम सुंदर हाथी, को अपने साथ ले जाता है। ख्वास खां जो है शासक महारत चेरो के साथ युद्ध करता है। युद्ध करने के बाद क्या करता है? तो जो महारत चेरो का एक हाथी था श्याम सुंदर, श्याम सुंदर हाथी को ले जाता है, हाथी को साथ ले जाता है। इसको हम लोग पहले भी क्लास में डिस्कस किए हैं, इसलिए ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप लिख लीजिए कि शेर शाह का सेनापति ख्वास खां जो है पलामू का चेरो शासक महारत चेरो के साथ युद्ध में पराजित कर, महारत चेरो को युद्ध में पराजित कर श्याम सुंदर नामक हाथी को अपने साथ ले जाता है। ठीक है। अब जो आपका जो पलामू का जो चेहरा कौन था? महारत चेरो, उसको पराजित कर दिया। इसके बाद क्या कर ठीक है। अब हम लोग किसको किसको पढ़ लिए मुगल में? बाबर को देख लिए, कोई इफेक्ट नहीं था। हुमायूं के बारे में पढ़ लिए कि रामगढ़ का भुरकुंडा तक आ गया था। शेर शाह के बारे में जान लिए कि शेर शाह जो है झारखंड जब बंगाल जा रहा है तो झारखंड का तेलियागढ़ किला का मार्ग का प्रयोग कर रहा है। उसके बाद शेर शाह का सेनापति जो ख्वास खां है वो जो है चेरो शासक महारत चेरो के साथ युद्ध करता, पराजित करके जो उस समय का बहुत फेमस हाथी था श्याम सुंदर नामक हाथी, उसको अपने साथ ले जाता है। आइए उसके बाद अगला शासक अकबर के बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर के समय झारखंड में क्या इफेक्ट पड़ा? अकबर, ठीक है। तो अकबर का 200 सेनापति था। अकबर जो है इसका 2 सेनापति है। एक का नाम है मान सिंह। आइए पहले देखते हैं कि मान सिंह जो है इसका क्या क्या झारखंड में इफेक्ट है। अब मान सिंह जो था बिहार का सूबेदार भी था। मान सिंह क्या था? बिहार का सूबेदार, ठीक है। तो अकबर के समय झारखंड में क्या क्या हुआ था? तो पहला मान सिंह जो है पहला क्या काम करता है? तो जो पलामू के चेरो राजा है, अकबर के समय जो पलामू का चेरो राजा का नाम है महारत इसका नाम है आपका भगवत राय, भगवत राय। इसको रणपत चेरो भी कहा जाता था। इनको रणपत चेरो, रणपत चेरो भी कहा जाता था। तो अकबर का सेनापति जो कि मान सिंह था, सेनापति होने के साथ साथ यह क्या था? बिहार का सूबेदार भी था। मान सिंह कौन था? अकबर के शासनकाल में बिहार का सूबेदार था। वो क्या करता है कि चेरो राजा भगवत राय, इनको रणपत चेरो के नाम से भी जाना जाता है, इनको पराजित करता है, रणपत चेरो को पराजित करता है। ठीक है। तो पहला पॉइंट आप ये लिख लीजिए कि मान सिंह क्या किया कि चेरो राजा भगवत राय को पराजित कर रहा है। तो अकबर का कंटेम्प्रेरी राजा कौन है? इसका समकालीन आपका चेरो वंश में भगवत राय है, जिसको पराजित करता है। इनको पराजित करने के बाद मानसिंह और क्या करता है? पराजित करने के बाद सिंहभूम मानभूम, पहला काम क्या किया कि चेरो राजा को पराजित किया। उसके बाद सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र को भी जीत लेता है। सिंहभूम अभी जो वर्तमान समय में होगा पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र वो सिंहभूम हो गया, और अभी वर्तमान समय में धनबाद के क्षेत्र उसको क्या बोला जाता है? मानभूम बोला जाता था। तो सिंहभूम तथा मानभूम को जीत लेता है। ठीक है। तो मानसिंह दोबारा क्या क्या दो काम हम लोग देख लिए। मानसिंह क्या क्या किया?
पहला तो चेरो राजा भगवत राय को पराजित करता है, उसके बाद सिंहभूम तथा मानभूम के क्षेत्र को जीत लेता है। और क्या करता है, मानभूम को जीतने के बाद इस मानभूम में, ठीक है, अगला लिख लीजिए, मानभूम में ही जब जीत लिया तो मानभूम में पंचेत किला का निर्माण कराता है। मानभूम में पंचेत किला का निर्माण, ठीक है, मानभूम में पंचेत किला का निर्माण करवाता है। और क्या करता है, तो इसी क्षेत्र में जो है पारा और तेलकुप्पी दो जगह है, पारा तथा तेलकुप्पी, यहाँ पे दो पुराना मंदिर था, तो मंदिर का जीर्णोद्धार कराता है। पारा तथा तेलकुप्पी में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता है, जीर्णोद्धार करवाता है, ठीक है, इतना पॉइंट हो गया। और क्या करता है, तो मानसिंह जो है राजमहल को राजधानी बनाता है, राजमहल को राजधानी बनाता है, ठीक है, इतना पॉइंट को हम लोग को लिखना है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर का जो सेनापति तथा जो बिहार का सूबेदार था मानसिंह, उसके द्वारा क्या क्या काम किया गया था। चेरो राजा भगवत राय जो है रणपत चेरो को पराजित कर दिया, सिंहभूम तथा मानभूम को जीत लेता है, जीतने के बाद मानभूम में पंचेत का किला का निर्माण करवाता है, साथ ही साथ पारा और तेलकुप्पी में मंदिर जो है पुराना मंदिर उसका जीर्णोद्धार करवाता है और राजमहल को राजधानी बनाता है, ठीक है। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंचेत का किला का निर्माण किसने करवाया था, या पारा में तेलकुप्पी के मंदिर का जीर्णोद्धार कौन करवाया था, राजमहल को राजधानी कौन बनवाया था, या फिर ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि चेरो राजा भगवत राय को किसने पराजित किया था, या फिर अकबर के समकालीन चेरो राजा कौन थे, तो भगवत राय थे। आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम क्या बोले थे कि अकबर का दो सेनापति था जिसका संबंध झारखंड के क्षेत्र से है। पहला हो गया मानसिंह, दूसरा का नाम था शहबाज खां। दूसरा सेनापति कौन है, अकबर का दूसरा सेनापति का नाम है शहबाज खां। शहबाज खां ये क्या करता है, जो शहबाज खान है उस समय के जो नागवंशी शासक थे, शहबाज खान ने नागवंशी शासक, उस समय जो नागवंश में शासक कर रहे थे उनका नाम था मधुकर शाह। नागवंशी शासक मधुकर शाह, ठीक है, नागवंशी शासक मधुकर शाह को पराजित करता है, मधुकर शाह को पराजित कर करदाता बना लेता है, करदाता बना लेता है, ठीक है, और अपना सहयोगी भी बना लेता है। तो इससे पहले जो थे आपको मधुकर शाह मुगल लोग को कर नहीं देते थे, लेकिन जब उसका सेनापति शहबाज खां आया और पराजित कर दिया, तो पराजित करने के बाद मधुकर शाह जो है मुगल लोग को कर देना स्वीकार कर लिए और मुगल लोग के साथ क्या कर लिए, संधि कर लिए थे, ठीक है। अब चलिए अगला शासक जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं कि जहांगीर के समय क्या स्थिति था झारखंड का। उस समय यहाँ के जो क्षत्रिय शासक थे उनके साथ जहांगीर का कैसा संबंध था उसको अध्ययन कर लेते हैं। जहांगीर, इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं, क्षेत्रीय शासन में पढ़े हुए हैं कि जहांगीर के समय जो नागवंश का शासक था, जहांगीर के समय नागवंशी शासक कौन थे, दुर्जन साल, दुर्जन साल
आपको पता हुआ कि दुर्जन साल उस समय के नागवंशी शासक थे। तो जहांगीर का एक सेनापति था इब्राहिम खान। जहांगीर का जो सेनापति था, जहांगीर का सेनापति, उसका नाम था इब्राहिम खान। इब्राहिम खान, ठीक है। जहांगीर का सेनापति था इब्राहिम खान। इब्राहिम खान जो है दुर्जन साल को युद्ध में पराजित करता है। नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर का सेनापति कौन है? इब्राहिम खान ने किसको पराजित किया? दुर्जन साल को। दुर्जन साल को पराजित कर दुर्जन साल को पराजित कर कैद कर लेता है। दुर्जन साल को पराजित कर कैद कर लेता है। कैद कर लेता है। कितना साल के लिए? 12 वर्ष के लिए। इसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं। तो 12 साल के लिए कैद कर लेता है। फिर क्या है कि हीरा के पारखी होने के कारण, दुर्जन साल जो था हीरा का अच्छा पारखी था, तो हीरा के पारखी होने के कारण 6,000 वार्षिक, ठीक है, 6,000 वार्षिक कर पे, 6,000 वार्षिक कर पे इसको रिहा कर देता है। 6,000 वार्षिक कर पर रिहा कर देता है। ठीक है। और क्या इंपोर्टेंट है? ठीक है, तो 6,000 वार्षिक कर पे रिहा कर देता है। और इस समय क्या हुआ था उसके बाद? और क्या होता है? तो दुर्जन क्या थे? साल। टाइटल क्या है? दुर्जन साल। साल को अब दुर्जन साल से क्या? शाह का उपाधि दे देता है। शाह का उपाधि देता है। कौन? जहांगीर। तो अब दुर्जन साल क्या बन जाएंगे? दुर्जन शाह। इसके बाद से दुर्जन साल का नाम हो गया दुर्जन शाह। और क्या है? उस समय जो है नागवंशी शासक, उस समय जितने भी नागवंशी शासक थे, नागवंशी शासक को क्या कहा जाता था? नागवंशी शासक को बोला जाता था जमींदारे खान आलमा। जमींदार ए खान आलमा, ठीक है। नागवंशी शासक को मुगल लोग क्या बोलता था? जमींदारे खान आलमा। नागवंशी शासक को मुगल लोग बोलता था जमींदारे खान आलमा, जिसका मतलब होता है हीरे के खान का मालिक। इसका मतलब क्या हुआ? हीरे के खान का मालिक, ठीक है। या में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि जमींदारे खा आलमा किसे कहा जाता था, तो नागवंशी शासक को क्यों कहा जाता था? तो उस समय जो शंख नदी था, शंख नदी के आसपास में हीरे की प्राप्ति होता है। आइए उसको लिखते हैं ऊपर में। इन लोगों को क्या बोला गया? जमींदारे खान आलमा, हीरे के खान का मालिक। ऐसा क्यों कहा? उस समय का एक किताब है मुगल लोग का, तुजके जहांगीरी। तुजके जहांगीरी, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपका जो नागवंशों का क्षेत्र है, छोटा नागपुर का क्षेत्र, शंख नदी, यहाँ जो शंख नदी है, ऐसा लगा था कि शंख नदी के क्षेत्र से हीरे की प्राप्ति होती थी। शंख नदी के क्षेत्र से हीरे की प्राप्ति होती थी। इसी वजह से इस क्षेत्र के राजा को क्या बोला गया है? हीरे के खान का मालिक बोला गया है, ठीक है। और ये तो हो गया नागवंश के बारे में। अब जहांगीर के समय चेरो शासक कौन था? तो चेरो शासक सहबल राय था, ठीक है। सहबल राय, इसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि चेरो शासक सहबल राय को जो है इन लोग युद्ध में पराजित करके पकड़ के और हिंसक पक्षों से लड़ाकर
दर्दनाक मौत मरवा देता है। पिछला क्लास में पढ़े उसी को आप लिख लीजिएगा कि जहांगीर के समय ही आपका जो चेरो शासक सहबल रहा था, इसको हिंसक पशुओं से मरवा दिया जाता है। तो जहांगीर के बारे में हो गया। आइए अब शाहजहां, जहांगीर के बाद कौन है? शाहजहां। शाहजहां के बारे में पढ़ लेते हैं। शाहजहां के साथ समय जो है नागवंशी शासक के साथ ऐसा कोई मतभेद नहीं होता है, अच्छा संबंध रहता है। लेकिन जो शाहजहां के समय चेरो शासक थे, इसके समय जो चेरो शासक थे तेज राय और प्रताप राय, कौन कौन थे? तेज राय तथा प्रताप राय। ठीक है। इसके समय क्या होता है कि युद्ध होता है। तो शाहजहां का जो सेनापति था उसका नाम है शाइस्ता खां। शाहजहां के सेनापति, शाहजहां का सेनापति कौन था? शाइस्ता खां। जो शाइस्ता खां जो है प्रताप राय को पराजित कर देता है। शाइस्ता खां जो है युद्ध में किसको पराजित करता है? प्रताप राय। प्रताप राय को पराजित कर 80,000, कितना? 80,000 रुपये का नजराना लेता है। मतलब कि क्या बोलिएगा, कंपनसेशन लिया कितना का? 80,000 रुपये का लिया था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब, इसका जो सेनापति था उसका नाम था दाऊद खां। सेनापति तथा बिहार का सूबेदार था। सेनापति और बिहार का सूबेदार भी था दाऊद खां। ठीक है। औरंगजेब का सेनापति कौन था? दाऊद खां। और इस समय जो चेरो शासक थे वो थे साहब राय। साहब राय। यहाँ पे क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। चेरो शासक साहब राय तथा दाऊद खां के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको बोला जाता है औरंगा का युद्ध। औरंगा का युद्ध कब हुआ था? 1660 ईस्वी में, जिसमें कि साहब राय पराजित हो गए थे। ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट, जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट था पूरा हम लोग पढ़ लिए। झारखंड का जो इतिहास है उसमें मध्यकाल भी खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अंग्रेजों का, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश देखेंगे, क्योंकि 1857 के आसपास तक की चीज को हम लोग देख लिए जो इम्पोर्टेंट था। अब झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश अगला क्लास में देखेंगे। आपको क्या करना है कि अभी तक जितना भी हम लोग सल्तनत काल के शासक और मुगल काल के शासक के बारे में पढ़े, आप एक लिस्ट बनाइएगा कि किस शासक का कौन सा सेनापति झारखंड में अभियान किया था। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हम लोग पढ़ लिए हैं। शासक का नाम लिखिएगा, सेनापति लिखिएगा। उस समय झारखंड में नागवंश तथा चेरो वंश में कौन सा शासक था, इस टाइप से एक लिस्ट बना लीजिएगा तो आपको उसको रिवाइज करने में आसान होगा। तो आज जो क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में।